आवाज क्लियर? हाँ मित्रों एकदम एकदम नमस्कार, क्लियर है। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज हमारे चैनल में भाजपा के वरिष्ठ नेता जगन्नाथ पाणिग्राही जी जुड़े हुए हैं और आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। और चर्चा शुरू करने से पहले जगन्नाथ पाणिग्राही जी नमस्कार। नमस्कार पटेल जी। हाँ, चर्चा शुरू करने से पहले सभी से आग्रह करूंगा, मेरे चैनल DR पटेल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो पाणिग्राही जी, चर्चा शुरू करने के पहले मैं अपना ओपनिंग रिमार्क दे रहा हूं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में लगभग 288 सीट हैं और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थी 105 सीट और शिवसेना ठाकरे, अभी शिवसेना ठाकरे उद्धव ठाकरे जी के है, वो यूबीटी। विभाजन नहीं हुई थी, उनको मिली थी 56 सीट और एनसीपी को मिली थी 54 और कांग्रेस 44 सीट। और पिछले लोकसभा चुनाव में जो परिवर्तन आया था और भाजपा एनडीए को लगभग लोकसभा में 17 सीट, टोटल 48 सीट में, और इंडी गठबंधन को 29 सीट मिली थी। तो पाणिग्राही जी, मेरा जो विश्लेषण है, लोकसभा चुनाव में जो सीटों में जो बहुत कमी हो गई थी एनडीए भाजपा के और शिवसेना के जो संयुक्त रूप से लड़ी थी 19 में, उसमें एक तो महत्वपूर्ण कारण है राहुल गांधी के आरक्षण हटाने की जो एजेंडा, अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो आरक्षण हटा देगी। इसके असर भी दलित और पिछड़े में कुछ हुआ था। दूसरा, मैं मानता हूं कि अजीत पवार, एनसीपी के जो अजीत पवार हैं, उनके पार्टी के कारण भी कुछ जो वोटर हैं उनमें भी फर्क पड़ा था, 1-2% मेरा अनुमान है। और मराठा आरक्षण, मराठा आरक्षण भाजपा सरकार ने तो अधिसूचना जारी करके लागू भी कर दिया था, लेकिन कोर्ट के कारण लागू नहीं हो पाया था। हाई कोर्ट में जो स्थिति हुई, स्टे हो गई, उसमें तो नहीं हो पाया था। तो इस कारण से अभी जो कई मीडिया में बोला जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव सार के अनुसार महाविकास आघाड़ी की फिर सरकार बनेगी, युति की नहीं बन पाएगी, कई मीडिया घरानों का कहना है। लेकिन मेरा मानना है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर आने वाली है। इसमें अभी जो लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी जो युति सरकार है भाजपा और शिवसेना शिंदे की, उसने महत्वपूर्ण जो योजना लागू की है, लाडली बहन योजना, जिसके हितग्राही बेनिफिशरी लगभग महाराष्ट्र में 2.5 करोड़ महिलाएं हैं, 2.5 करोड़, जिसके तहत लाडली बहन योजना के तहत हर माह हर महिला को 1500 रुपया दिया जा रहा है और पिछले 7 महीना से वो दिया जा रहा है। 2 किस्तों में पेड भी हो चुका है चुनाव अधिसूचना के पहले। और किसानों के कल्याण के लिए जैसे बिजली में सब्सिडी और फसल बीमा योजना में सब्सिडी और किसान सहायता में सब्सिडी दिया है। इन सब चीजों के आधार पे मेरे को लगता है अभी के चुनाव परिणाम जो युति भाजपा, शिवसेना और एनसीपी की जो गठबंधन है, वो कम से कम 160 से 65 सीट आनी चाहिए, मेरा अनुमान है। तो पाणिग्राही जी, सबसे पहले तो मैं पिछले लोकसभा चुनाव के बारे में आपको पूछना चाहूंगा। मैंने तो अपना ओपनिंग रिमार्क दिया, और आपका क्या मानना है जो पिछले चुनाव में मात्र एनडीए को 17 सीट मिली थी, बीजेपी को 9 और शिवसेना को 7 और एनसीपी को 1।
तो पाणिग्राही साहब बताएं इसके बारे में। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पटेल जी, जिस प्रदेश के निर्वाचन के संबंध में अपन चर्चा कर रहे हैं वो एक मामूली प्रदेश या सामान्य प्रदेश नहीं है। जी जी। महाराष्ट्र हिंदुस्तान का दूसरा ऐसा स्टेट है जो सर्वाधिक सीट, चाहे वो लोकसभा हो विधानसभा हो, देता है हिंदुस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है तो महाराष्ट्र में 48 सीट है लोकसभा की। आपने लोकसभा की चर्चा शुरुआत की है। लोकसभा में अपन उत्तर प्रदेश में भी आशातीत सफलता नहीं मिली हमको, बल्कि थोड़ी बहुत हम कमजोर रहे, और महाराष्ट्र में भी अपन कमजोर रहे। दोनों बड़े प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो हमारी कल्पना थी उसके अनुरूप नहीं हुई। उसके ठोस कारण हैं जिसे आज मैं आपके सामने स्पष्ट रूप में रखना चाहता हूं। एक तो कांग्रेस ने जो एक अफवाह उड़ाया, जिसको लोगों ने मान लिया, उस भ्रम के चक्कर में आए लोग संविधान बदल देंगे। कुछ हमारे छोटे कार्यकर्ताओं के द्वारा भी इस प्रकार की बातें हुई कि हम 400 के पार आएंगे तो बहुत कुछ संविधान में वो करेंगे, ये करेंगे। उसका भी नुकसान थोड़ा बहुत हुआ। दूसरा, संविधान बदलेंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। जबकि कहीं भी किसी भी मंच पर या किसी भी चर्चा पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से ये शब्द नहीं निकला कि हम आरक्षण समाप्त कर रहे हैं या आरक्षण के बारे में विचार करेंगे भी, ये भी नहीं हुआ। लेकिन एक भ्रम फैलाया कि ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे, और इसके कारण हमारा जो उत्तर प्रदेश का दलित वोटर्स है, और महाराष्ट्र में भी काफी संख्या में दलित वोटर हैं, महाराष्ट्र के दलित वोटर उसके कारण कांग्रेस की तरफ गए। दूसरा, अजीत पवार जी भी एक हमारे जो अलायंस के पार्टनर हैं, उनसे भी कुछ गलतियां हुई जिसे कहने में संकोच नहीं करना चाहिए हमें। एक तो शरद पवार जी के बेटी के विरुद्ध में अपने पत्नी को चुनाव लड़ाना। हिंदुस्तान की जनता राजनीति के कारण परिवार में विवाद स्वीकार नहीं करती, चाहे वो गांधी परिवार हो, वो मेनका गांधी से लेके सोनिया गांधी तक के हम चर्चा को देख लें। चाहे पारिवारिक विवाद का मामला आप देखें उत्तर प्रदेश में, जब अखिलेश यादव ने चाचा के साथ विवाद किया तो सफाचट हो गए, और आज तक वो सफाचट है। अब जब वो चाचा को मिलाया और परिवार एकजुट हुआ तो उनका प्रदर्शन अभी थोड़ा ठीक रहा। हरियाणा में जब फूट हुआ चौटाला परिवार में तो उसका परिणाम आप देख लिया। उसी तरह बिहार में जब पासवान आपस में पारिवारिक कलह हुआ चाचा भतीजा में, तो आप रिजल्ट देख लिया पिछले चुनाव में। अब आते हैं अपन महाराष्ट्र में। उन्होंने जो सुप्रिया सुले के विरुद्ध खड़े किया अपने पत्नी को, उसको महाराष्ट्र की जनता ने अच्छा नहीं माना, और इसका रियलाइज भी किया, इसको स्वीकार भी किया अजीत पवार जी ने, और कहा कि मुझसे गलती हुई है, मेरे भूल हुई है, मैं जीवन में ऐसा गलती नहीं करूंगा। ये बाद में चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने कहा भी है। तो इसके कारण जो उनका सीट आना था वो बहुत कम हुआ। संविधान में परिवर्तन, संविधान बदल देंगे और आरक्षण समाप्त कर देंगे, इसके कारण हमारे वोट के प्रतिशत में कमी हुई, और मुस्लिम वोट जो एकजुट हुए उन्होंने उद्धव को भी वोट दिया। बल्कि कोर वोटर जो शिवसेना के हैं वो लोकसभा चुनाव में भी उद्धव के साथ नहीं थे। एनसीपी के वोट, कांग्रेस के वोट और मुस्लिम वोट उद्धव लेकर के 9 सीट उद्धव जी जीत गए। संविधान बदलने की बात करके कांग्रेस कुछ सीटें ले गई,
और शरद पवार जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा इस चुनाव में, 9 सीट लड़े और 7 सीट जीते, वो केवल और केवल अजीत पवार जी के पारिवारिक विवाद को, जो कलह को राजनीति में लाया, उसके कारण वो एक तरफा उनको सिंपैथी गया और उसके कारण उनका सीट आया। इसलिए लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन थोड़ा कम रहा, महाराष्ट्र में कम रहा, राजस्थान में कम रहा, बिहार में कम रहा, हमारे अनुपात में नहीं हुआ, और पश्चिम बंगाल में थोड़ा कम रहा और उत्तर प्रदेश में कम रहा। अगर इन प्रदेशों में हमारा थोड़ा सा ठीक रिकॉर्ड रहता तो हम जो रिजल्ट की कल्पना कर रहे थे वहां तक हम पहुंचते। बिल्कुल पर निश्चित रूप से हमने उसको दुरुस्त किया और लोगों के भ्रम को दूर किया है। इसलिए इस चुनाव का परिणाम आप देखिएगा अलग ही होगा। लोकसभा के बाद और आप किस संबंध में चर्चा अपन चाहते हैं, उस पर अपन विषय रखें। आप अगला प्रश्न क्या कर? हाँ, मेरा जो विश्लेषण है, अनुमान है, जो कल्याणकारी योजना और जो अभी देखने से लगता है महाराष्ट्र में कि भाजपा को मैं मान रहा हूं कि 105 से 15 सीट के बीच में मिलेगी। 105 भी हो सकती है, 115 भी हो सकती है। और शिवसेना शिंदे को मैं मान रहा हूं 30 से 35 सीट, 30 से 35 सीट मान रहा हूं। पिछले अभी जो गठबंधन हुआ था उस समय उनका 39 सीट है, तो 30 से 35 मान रहा हूं। और अजीत पवार के एनसीपी को मान रहा हूं मैं 10 से 15 सीट। तो लगभग वही 160-65 बहुमत के लिए चाहिए 145, 160, 165 सीट बीजेपी की आएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार मिलेगी, मेरे को ऐसा लगता है। तो आप बताएं इसके बारे में, आपका क्या अनुमान है, क्या विश्लेषण है? केवल मेरा अनुमान नहीं, हिंदुस्तान के सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और न केवल हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद एक ऐसा लोगों के मन में लगने लगा था कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी या महायुति की सरकार नहीं आएगी और महाआघाड़ी की सरकार बन जाएगी। ये उस समय के लोकसभा के सीटों को देख करके लोग अनुमान लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट का जो ठोस आधार था, किसी एक प्रांत के रिजल्ट से दूसरे प्रांत प्रभावित होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट का जो आधार है वो आधार केवल प्रांत के चुनाव के आधार नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण भारतवर्ष को एक दिशा देने वाला आधार है, जिसके कारण उस चुनाव के बाद से लोग ये कहने लगे कि महाराष्ट्र में भी महायुति सरकार बना सकती है। पर मैं इसमें थोड़ा सा गहरा विश्लेषण आपके साथ करना चाहता हूं। हम लोकसभा चुनाव में विधानसभा के सीटों का आकलन करें तो 152 सीट लोकसभा चुनाव में विधानसभाओं में लीड हुई थी महाआघाड़ी की, और 127 सीट में लीड हुई थी महायुति की। 127 और 52 के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 127 सीट लोकसभा चुनाव, 29 और 17 में अंतर आपको दिख रहा है कि 29 सीट लोकसभा में महाआघाड़ी ले गई और मात्र 17 सीट में एनडीए रह गई। लेकिन जब विधानसभा वार उसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो विधानसभा वार आप पाएंगे कि 127 सीट में महायुति लीड की थी और मात्र 152 सीट में लीड की थी। 27 से 145 पहुंचने में मात्र 18 विधानसभा सीट की आवश्यकता थी। लेकिन उस विश्लेषण की ओर उस समय कोई नहीं गया। और आज जो परिस्थिति है वो मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं। अच्छा, पहले मैं महाआघाड़ी से शुरू करूंगा। महाआघाड़ी में जी मात्र 1.5% की वोट की अंतर है, अंतर, वोटों के अंतर भी बहुत कम था, 1.5% का था। 1.5% के वोट के अंतर थे। वो कैसे बढ़ रहे हैं वो मैं बता रहा हूं, और
महाअघाड़ी के कैसे घट रहे हैं वो बता रहा हूं आपको। क्यों क्यों रिजल्ट एक तरफा आएगा, आप जो अनुमान किए हैं उससे आगे कैसे जाएंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। और आपके अनुमान से कम तो होगा नहीं, आपका अनुमान सही रहता है हमेशा, हमने देखा है हमारे विश्लेषण में कहीं बहुत अंतर नहीं आया है, पर इस बार भी नहीं आएगा ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और रिजल्ट चाहे वो झारखंड का हमारा विश्लेषण हो, चाहे हमारा महाराष्ट्र का विश्लेषण हो, और आप और मैं जो विश्लेषण किए थे हरियाणा का, हिंदुस्तान का कोई भी यूट्यूबर नहीं किया था, और हमने किया था कि इसमें सरकार हमारी बनेगी। तो आज भी मैं जो कहूंगा आप देखिएगा विश्लेषण को, थोड़ा सा मैं गहराई से ले रहा हूं। महाअघाड़ी ने जो भ्रम पैदा किया था संविधान बदलेंगे, और एक लाल किताब लेकर के राहुल गांधी जी दुनिया को दिखाते थे और सभी मंचों में बोलते थे, वो लाल किताब का पोल खुल गया महाराष्ट्र में। उसमें केवल कवर है, अंदर में कोरा कागज है। लोगों को जो भ्रम फैलाए थे, बाद में वो किताब में भी भ्रम है, संविधान के पुस्तक में भी भ्रम है, वो उन्होंने दिखा दिया, लोगों को बांटे और खुल गया सबके सामने। आप देखे होंगे सोशल मीडिया में कि कोरा पन्ना दिखा रहे हैं। भ्रम यहीं से दूर होना शुरू होता है। दूसरी बात, लोगों को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और बल्कि संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी या एनडीए नहीं कर रही थी। पोल खुल गया जब अमेरिका गए राहुल गांधी जी, और अमेरिका में स्पष्ट शब्दों में बयान दिया उन्होंने कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे। आप निकालिए पन्ना, पढ़िए उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा हम आरक्षण समाप्त करेंगे। तो राहुल गांधी विदेश में जाकर के कह रहे हैं कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे, धीरे धीरे आरक्षण समाप्त हो जाएगा, हम आरक्षण को लंबे समय तक नहीं रखेंगे। ये बयान उनके हैं आरक्षण समाप्त करने के। इस बात को भी हिंदुस्तान के लोगों ने सुना, और आज के जमाने में दुनिया के किसी कोने में कोई नेता कोई बात कहता है तो विद इन कुछ सेकंड वो समाचार लोगों के हाथ में आ जाता है। मोबाइल आज सबके हाथ में है, 1 मिनट की देरी नहीं लगती। तो आरक्षण जो बदलने की बात थी, वो महाअघाड़ी बदलेगी, आरक्षण समाप्त करेगी, ये बात अब लोगों के मन में आने लगा है राहुल गांधी जी के इस बयान के बाद। दूसरा बात, संविधान का पोल खुल गया, आरक्षण का पोल खुल गया। दूसरा बात आप देखिएगा, ये मुसलमानों का वोट उद्धव ठाकरे जी को मिला था लोकसभा चुनाव में। अभी मुसलमान मातोश्री के सामने टेंट लगा करके आंदोलन कर रहे थे कि वक्फ बोर्ड के मामले में आपका रवैया ठीक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल हमारा साथ दीजिए बोल रहे। इसलिए मुसलमान उद्धव ठाकरे के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, और उद्धव ठाकरे ने हिंदुओं का विश्वास खो दिया है। क्योंकि उनके जो मौलानाओं के साथ बैठक अभी एक आया, आप देखे होंगे कि उनका कैंडिडेट मौलानाओं के साथ बैठ के कह रहा है कि आप घोषणा करें कि महाअघाड़ी को वोट देना है, और वो मौलाना घोषणा करते हैं कि सारे मुसलमान वोट देंगे महाअघाड़ी को। तो जो शिवसेना का कोर वोटर है वो उनसे छिटक चुका है, लोकसभा चुनाव में भी हम देखे, और अभी उनके ऊपर विश्वास मुसलमान भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस चुनाव में उद्धव के सीटों की संख्या आप और हम जो कल्पना कर रहे हैं उससे भी न्यूनतम होगा। उद्धव की राजनीति खतरे में है, इसलिए महाविकास अघाड़ी का जो एक पार्ट उद्धव है वो पूरी तरह समाप्ति की ओर है, और राजनीतिक के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, वो खत्म हो रहे हैं, इसलिए संख्या उनकी घटेगी। दूसरा एक बात मैं कहता हूं, ओवैसी जी चुनाव लड़ रहे हैं, ओवैसी जी भी वोट काट रहे हैं तो महाअघाड़ी का ही काट रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर जी महाअघाड़ी के साथ नहीं है, अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के पोते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में, वो भी कुछ सीटों में महाअघाड़ी को ही नुकसान कर रहे हैं। एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का या महायुति का प्रकाश अंबेडकर और ओबीसी नहीं काटेंगे। इसको हमारा विरोधी भी स्वीकार करेगा, कांग्रेस के लोग भी स्वीकार करेंगे। तीसरा, समाजवादी पार्टी के साथ इनका समझौता नहीं हो सका। ये है इंडी गठबंधन में, पर समाजवादियों के लिए सीट नहीं छोड़ा। जो 2 सीट छोड़े हैं बोल रहे थे, उसमें भी कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। उद्धव ठाकरे का एक कैंडिडेट एक में उतर गया, एक में,
और वहां 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, बोलती है फ्रेंडली फाइट है। मैं कहता हूं फाइट में फ्रेंडली क्या होता है, लड़ना तो लड़ना होता है। आप जो भी बिल्कुल वोट काटोगे, महाविकास आघाड़ी का काटोगे, तो समाजवादी हम्म पार्टी भी उनका वोट काट रही है। उसके हम्म अलावा महाविकास आघाड़ी ने अभी जिस प्रकार का रवैया अपनाया हिंदू विरोध में, इससे जो हम्म कांग्रेस के, एनसीपी के और उद्धव के हिंदू वोटर थे, वो पूरी तरह से नाराज हैं। इसलिए हिंदू वोटर उनके साथ नहीं है। मराठा वर्ग, आप कल्पना करिएगा, जब आप इतना ज्यादा बात करोगे मुसलमानों के पक्ष में, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे उनके आरक्षण का मामला हो, ये कहते हैं, आप कल्पना करिएगा कि क्या 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 बयान है उनका। उनका घोषणा पत्र पढ़िए आप कांग्रेस का। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के घोषणा पत्र में लिखा है कि हम अल्पसंख्यक वर्ग के हर प्रकार के उनके खाने के वस्तुओं में किसी प्रकार की कोई रुकावट न हो, हम प्रोत्साहित करेंगे, ये लिखा है। जो अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यक वर्ग से अलग कोई वस्तु खाता है तो उस पर हम रोक नहीं लगाएंगे। वो सीधा लोग सीधा समझ रहे उन्होंने नहीं कहा कि हम गोमांस के लिए हम्म प्रेरित करेंगे। कौन सा चीज हम और वो अलग खाते हैं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक अलग कौन सा चीज खाते हैं, केवल गोमांस। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अपरोक्ष रूप से लिखा है कि हम गोमांस को प्रोत्साहित करेंगे। दुनिया का कोई भी हिंदू, चाहे वो विश्व के किसी कोने में रहता हो, गोमांस खाने की बात करने वाले के साथ कभी नहीं जाएगा। इसलिए कांग्रेस को धरातल दिखाएगी इस बार हिंदू जनता। घोषणा पत्र में कहती है कि हम गोमांस के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उस पार्टी को सहयोग कतई हिंदू समाज, मैं तो ये तो महाराष्ट्र का हिंदू है जहां शिवाजी हुए, मुगलों के साथ लड़ा, मुगलों के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, मुगलों हिंदवी स्वराज्य का स्थापना किया, वो महाराष्ट्र है। मराठा आरक्षण के नाम पर थोड़ा सा छिटके थे, ये बात आपने रखा, मैं भी कुछ हद तक सहमत हूं, पूरा तो नहीं छिटका था, पर कुछ वोट लोकसभा के समय भ्रमित हुआ था। पर आज महाआघाड़ी के करतूत से मराठा पूर्ण रूप से हिंदुस्तान के भारतीयता से ओतप्रोत राष्ट्रभक्त कौम है, वो उनसे नाराज है। अब मैं आता हूं महायुति की तरफ कि हम इनका प्लस क्या है। इनका वोट कोई नहीं काट रहा है। अजीत पवार जी की बात करते हैं, उसके बाद मैं एकनाथ शिंदे जी और भारतीय जनता पार्टी की ओर आऊंगा। अजीत पवार जी ने जो गलती किया था, जिसको महाराष्ट्र की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया कि वो उनके बहन के विरुद्ध अपनी पत्नी को लड़ाए, शरद पवार की बेटी के विरुद्ध अपनी पत्नी को लड़ाया, वही गलती आज शरद पवार जी ने कर दिया। उसी बारामती सीट में अजीत पवार के विरुद्ध अजीत पवार के भतीजा को लड़ा दिया। जिस गलती के कारण अजीत पवार से नाराज थी महाराष्ट्र की जनता, वही गलती शरद पवार ने दोहरा करके पूरा सिंपत्ति को पलट दिया। और इस बार आप देखिएगा, उद्धव, सारे एनालिसिस ये बोल रहे कि उद्धव पवार मजबूत होंगे, पर मैं आप आज को दावे के साथ कह रहा हूं कि शरद पवार इस बार कमजोर होंगे, क्योंकि जो गलती अजीत पवार करके कमजोर हुए थे वही गलती उन्होंने दोहराया। वो अगर बड़े दिल दिखाए होते और अजीत पवार के विरुद्ध भतीजे को नहीं लड़ाए होते, पारिवारिक कलह को नहीं लाते। मैंने शुरू में कहा था पारिवारिक कलह का पूरे हिंदुस्तान का इतिहास है कि कभी पारिवारिक कलह को हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करती। वो काम कर दिया अभी शरद पवार ने। वो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, पर मैं समझ नहीं पाता हूं कि कैसा उन्होंने निर्णय लिया। बारामती सीट जीतेंगे नहीं, लेकिन एक बारामती जीत सीट में अपने उनके भतीजे को खड़े करके शरद पवार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी और उनके सारे सीट पर ये सिंपैथी का वोट आएगा। इसलिए अजीत पवार के सीट भी इस बार बढ़ेंगे, लोकसभा जैसे नहीं होगा। दूसरा एक बात, अब आता हूं मैं एकनाथ शिंदे की तरफ। एकनाथ शिंदे के साथ लोकसभा चुनाव में भी शिवसेना का कोर वोटर था, और आज बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये जो नारा निकला है, ये जो नारा का उद्घोष हुआ है,
ये अब केवल नारा नहीं रह गया है। आप कल्पना करिए, वंदे मातरम नारा नहीं था स्वतंत्रता संग्राम में, वंदे मातरम जन आंदोलन बन गया था। वंदे मातरम के कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। एक नारा जय श्री राम का आया। श्री राम मंदिर आंदोलन में अशोक सिंघल जी ने एक नारा दिया, जय श्री राम, भगवान का नाम था। लेकिन वो ऐसा जन आंदोलन बना जय श्री राम कि एक दूसरे को जय श्री राम बोल दो तो लोगों के दिल में राम मंदिर आ जाता है और लोगों के दिल में मंदिर आंदोलन आ जाता था। वो उद्घोष लोगों के दिल का जन आंदोलन बन गया। ठीक उसी तरह जिस तरह वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन में, जिस तरह राम मंदिर आंदोलन में जय श्री राम का उद्घोष, ठीक उसी तरह इन चुनावों में संपूर्ण भारतवर्ष में, जब से हरियाणा के चुनाव में योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और मोदी जी ने उसको थोड़ा सा और मोटिवेट किया और कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये नारा अब नहीं रह गया, ये इस भारतवर्ष का जन आंदोलन बन चुका है। हिंदुस्तान का हर हिंदू, और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में जहां जहां हिंदू हैं वहां ये बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये दुनिया के किसी कोने में हिंदू रहता हो उसको आंदोलित कर रहा है। और इसी का रिजल्ट ट्रंप के चुनाव के 15 दिन पहले तक, 8 दिन पहले तक दुनिया के सारा एनालिसिस ये कहता था कि ट्रंप हारेंगे और कमला हैरिस जीतेगी। कमला हैरिस के बारे में हिंदुस्तान के लोगों के वोट, चूंकि वो भारतीय मूल की है ये कहा गया था, यद्यपि वो कितनी भारतीय मूल की है कितनी नहीं है उनका विचार क्या है वो अलग विषय है, पर उनकी मां भारत की थी इसलिए उनको भारतीय मूल की कहते हैं। नाम कमला है, वो भी भारतीय नाम है। पानी जी जी जी, वो खुद को भारतीय भी नहीं कहती हैं, अपने धर्म में हिंदू भी नहीं लिखती है। वो नहीं है, हिंदू है ही नहीं, वो नहीं लिखती। हाँ, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने मन बनाया था कि चूंकि भारतीय मूल की है तो भारतीय मूल के को वोट देना चाहिए, और 27 लाख वोटर हमारे हिंदुस्तान के वहां हैं। लेकिन दिवाली के दिन ट्रंप ने जो बात कही कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और दुनिया के जहां भी हिंदू हैं उन सब की सुरक्षा के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। और उसके बाद ट्रंप के चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगे। बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका के हिंदुओं ने भी बटेंगे कटेंगे, पर हिंदुस्तान का 90 से 95% वोट ट्रंप को मिला। बिल्कुल बिल्कुल, जब हिंदुस्तान के रहने वाले लोग अमेरिका में अपना मत बदल सकते हैं तो महाराष्ट्र तो हमारा हिंदवी स्वराज्य देने वाला, मुगल साम्राज्य को परास्त करने वाला और हिंदू जनमन का, चाहे वो महाराष्ट्र से सावरकर जी, मैं इस बिंदु को भी छूने वाला हूं। राहुल जी, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, ये कहते थे। मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस के लोगों को कि एक बार इस चुनाव में राहुल जी बोले ना महाराष्ट्र में जाके कि मैं सावरकर नहीं हूं, हिम्मत है तो बोले महाराष्ट्र में जाके, किसी भी चुनावी सभा में बोले कि मैं सावरकर नहीं हूं, बोलना। ये बात भी महाराष्ट्र की जनता देखिए, महाराष्ट्र के सपूत थे, 2 आजन्म कारावास का सजा हुआ था, अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में काला पानी की सजा काटी थी, डंडे बरसाए जाते थे। मैं खुद गया हूं काला पानी में, देखा हूं वहां अंडमान में जहां फांसी दी जाती थी उसके ठीक सामने वाले केबिन में इनको रखा जाता था कि लोगों को फांसी देते हुए ये देखे। इतने व्यक्ति जो 12 साल तक सड़ता रहा काला पानी में, इस देश के लिए लड़ता रहा, उस व्यक्ति को चोर कहेंगे, उस व्यक्ति को गाली देंगे जिसके ऊपर महाराष्ट्र नाच करता है, और उसके बाद ये बोलेंगे कि हमको वोट चाहिए? नहीं मिलने वाला है। ये भी नुकसान करेगा उनको। सावरकर, बिल्कुल, हमारे शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इनकी धरती है वो। उस धरती में हिंदुओं को गाली देके वोट नहीं हो सकता। और एक बात मैं और बता दूं आपको पटेल जी, जो काम हिंदुस्तान के हिंदुओं ने नहीं किया, वर्षों से हिंदू समाज
को जागृत करने का काम साधु, संत, महंत, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे अनेकों संगठनों ने किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लगी है, बहुत संगठित भी किया है। पर जो काम हम ये सब मिलकर के नहीं कर पाए, वो काम मुसलमान कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने ये तय किया कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसको वोट देंगे। बिल्कुल, उनका कोई पार्टी नहीं था। वो बीजेपी कहां कहां हारेगी, बीजेपी के विरुद्ध में जो कैंडिडेट मजबूत है उसको वोट दिया, और पूरे हिंदुस्तान में एक पैटर्न में वोट दिया, एक भी मुसलमान नहीं हिला। ये जो उनकी एकजुटता, क्रिया की प्रतिक्रिया, ये विज्ञान का सिद्धांत है, ये रसायन का एक सूत्र है। क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, और इसीलिए जो मुसलमानों ने लोकसभा चुनाव में किया उसका परिणाम हरियाणा ने दिखाया, उसका परिणाम अमेरिका के हिंदुओं ने दिखाया, और उसका परिणाम महाराष्ट्र और झारखंड में भी हिंदू दिखाएंगे। आप कल्पना नहीं करिएगा कि महाराष्ट्र में कितने सीट आएंगे। मैं आपको अब थोड़ा बता दूं, भारतीय जनता पार्टी 110 सीट से कम नहीं आएगी। 50 सीट से कम किसी भी हालत में शिवसेना शिंदे का नहीं आएगा, और अजीत पवार जी भी 30 सीट जीत कर आएंगे। 190 सीट से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है महाराष्ट्र में। एक तरफा माहौल है भाई साहब। हो सकता मैं है। महाराष्ट्र गया हूं, महाराष्ट्र के जमीन में मैं हकीकत देख के आया हूं और आपसे बात कर रहा हूं। किसी भी कीमत पर 190 सीट से भारतीय जनता पार्टी की कम नहीं होगी। 188 सीट तो मान लें, और बाकी सबको मिला के मान लें आप 100 सीट, 190 नहीं तो 188, जो 288 सीट है ना, 188 महायुति का और 100 उन तीनों का मान लें आप। ये स्थिति है वहां, एक एक व्यक्ति आक्रोशित है, और इस बार अप्रत्याशित रिजल्ट महाराष्ट्र दे रहा है, इसे आप देखिएगा। मेरा ये एनालिसिस जी। अच्छा, बीच में जो आपने कहा, मैं भी इसको बहुत चिंतन मंथन किया। जो महिलाओं में जो स्थिति है भाजपा की, जो लाडली बहन योजना के कारण हो, किसानों में जो उत्साह है, कई किसानों को तो मैं सोशल मीडिया में देखता हूं जो पिछले लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दिए थे, वो लोग भी देने के लिए तैयार हैं। और वो जो हिडन एजेंडा था राहुल गांधी का कि संविधान समाप्त करने की और आरक्षण समाप्त करने का, उसकी पोल खुल गई है, वो लोग समझ गए हैं। लेकिन पानीग्राही जी, मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के भी चुनाव में चाहे कितनों सीट मिले, सबसे बड़ी विरोधी पार्टी, मैंने भाजपा की विरोधी पार्टी की बात कर रहा हूं, एनसीपी शरद पवार वहां नंबर 1 पार्टी बन रही है, और कांग्रेस नंबर 2 बन रही है, उद्धव ठाकरे की पार्टी नंबर 3 बन रही है। अब मेरा अनुमान है कि शरद पवार की पार्टी जो है उसको 40 से 45, कांग्रेस है उसको 25 से 30, और ये जो ठाकरे की पार्टी है इसको भी वही मैं मान रहा हूं 20 से 25। माने मेरा भी जो अनुमान है 100 से 110-15 उनकी, 100 से 110-15, 100 मान के चलिए 90 से 115 तक, ऐसा मेरा अनुमान है तीनों पार्टी की। लेकिन आपके मैं उस बात से सहमत नहीं हो पा रहा हूं। शरद पवार की पार्टी नंबर 1 पार्टी बन रही है, नंबर 2 में कांग्रेस, नंबर 3 में आएगा उद्धव ठाकरे पार्टी। अब अपना अपना एनालिसिस है पटेल जी। एक तो विकास की बात पर आपने चर्चा की, तो मैं विकास पर कह दूं कि महायुति के 2.5 साल और देवेंद्र फडणवीस जी के 5 साल, ये 7.5 साल की भी बात वहां की जनता करती है, और 2.5 साल उद्धव के भी बात करते हैं कि कुछ नहीं किया, एक भी काम नहीं हुआ, और काम के मामले में कुछ नहीं। उद्धव ठाकरे, अब मैं एक बात बताऊं कि उद्धव ठाकरे के बारे में तो लोग कहते हैं कि भाई उसको तो मुख्यमंत्री भी अभी घोषणा नहीं किए, वो मुख्यमंत्री के लिए जनादेश का अपमान किया था। पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिया था, दोनों दल मिलकर के चुनाव लड़े थे, और चुनाव के बाद अलग हो गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो उस बात को भी जनता समझ रही कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ किया नहीं, अपने बाप का नहीं हुआ तो ये दूसरे किसका होगा। बाप के विरोध में गया है, बाप कांग्रेस को कभी स्वीकार नहीं किया। बयान चल रहा है वहां गांव में, लोग बताते हैं
कि बाला साहब का मोबाइल में सुनाते हैं, बाला साहब ठाकरे बोल रहे हैं कि मैं अपने दुकान बंद कर दूंगा, मैं शिवसेना को समाप्त कर दूंगा, जिस दिन कांग्रेस का मेरे को कांग्रेस। सहयोग लेना पड़ेगा मैं शिवसेना को समाप्त कर दूंगा, नहीं चाहिए शिवसेना, नहीं लड़ेंगे बिल्कुल हम बोले। चुनाव, कौन कांग्रेस का सहयोग लेगा? उसका बेटा कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़े, क्या स्थिति होती होगी वहां, कल्पना करें। दूसरी एक बात विकास की मैं कहूं, लाडली बहना योजना, मैं वहां के लोगों की कुछ बातें आपको बताता हूं, मैं जो वहां प्रत्यक्ष गांवों में लोगों से चर्चा करके आया, महिलाएं कहती हैं कि पहली सरकार है जिसने महिला के बारे में सोचा है। बिल्कुल महिलाएं, बिल्कुल। हम जाएंगे और वो कहते हैं चुपचाप कमल छाप, चुपचाप कमल छाप, हम कमल छाप को वोट देंगे, ये महिलाओं का नारा है आपस में, चुपचाप कमल छाप। दूसरा, हम्म। किसानों में उत्साह है। तीसरा, नौजवानों में उत्साह है। और हिंदू तो गदगद है इस बार, विकास के मामले एक नहीं अनेक योजना है जो लोगों के दिल को छुए हैं। फडणवीस जी के योजना, एक नाथ शिंदे जी की योजना, इस पर तो लोग फिदा हैं, इसलिए विकास का भी मामला लेंगे तो लोग तुलना कर रहे हैं इस 2.5 साल को और उस 2.5 साल को और 5 साल देवेंद्र जी के, इसलिए विकास के मामले भी आएंगे। एक बात शरद पवार जी का आप सुनिएगा, शरद पवार जी के बारे में मेरा एक ही आकलन है कि जो गलती अजीत पवार ने किया था लोकसभा चुनाव में, वही गलती जो शरद पवार जी किए हैं उसका परिणाम वो भुगतेंगे। दूसरा, उद्धव अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा, कोर वोटर तो उनके साथ नहीं है, उनको नहीं दे रहा है तो इनको क्या देगा? उनका वोट कहीं ना कहीं कटा है, उनका वोट दो भागों में विभाजित हुआ है, अजीत पवार जी के साथ गया है, कुछ कुछ उनके साथ रह गया है, उद्धव का वोट मिलना नहीं है उनको। कांग्रेस के वोट के बारे में आप कल्पना नहीं कर रहे हो, मैं जो बात भूला था मैं आपको बता दूं, ऐसे 40 सीट हैं जहां प्रकाश अंबेडकर, समाजवादी पार्टी और ओवैसी ये उनको डाउन कर रहे हैं, और ऐसे 40 सीट हैं जहां ये लोग आपस में, इनके 28 लोगों को तो कांग्रेस ने सस्पेंड किया है ना, दिखाने के लिए जो बागी लड़ रहे हैं। कांग्रेस के बागी कहां लड़ रहे हैं? जहां शरद पवार के लोगों को टिकट दिया गया है, जहां उद्धव के लोगों को टिकट दिया गया है, वहां कांग्रेस के बागी लड़ रहे हैं, और 40 बागी लड़ रहे हैं, 40 सीटों पर, 40 सीटों पर बागी लड़ रहे हैं, और कांग्रेस के सारे लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। अभी उद्धव पवार और शरद पवार ने कांग्रेस के राहुल गांधी को फोन करके कहा कि उनके ऊपर कार्रवाई करो, तब उनको पार्टी से निकाला गया। लेकिन पार्टी से निकालने के बाद भी वो जो पाटिल उनका अध्यक्ष है, उसने अंदर से कह रखा है, वो गांव में कांग्रेसी बताते हैं, गांव में जाओ तो आप, कि इस बार हम शरद पवार को और उनको सहयोग नहीं करेंगे, उद्धव को, हम हमारे जो कैंडिडेट खड़े किए हैं इसको टिकट नहीं दिया, इसको निर्दलीय खड़े किए हैं, इसको वोट देंगे। तो कांग्रेस का वोट बागियों की ओर जा रहा है, उद्धव अपना वोट दे नहीं पा रहा है, और शरद पवार जी का वोट दो भागों में विभाजित है। कैसे शरद पवार जी की सीट आएगी, आप कल्पना करो। इसलिए शरद पवार जी का भी बहुत अच्छा, आप देखना बहुत कम सीटों में सिमटेंगे ये तीनों। और मैं जो कह रहा हूं विरोधी दल में 1 नंबर, मेरा जो अनुमान है कांग्रेस ही आगे रहेगी, शरद पवार जी 2 नंबर में रहेंगे, और उद्धव जी तो समाप्ति की ओर जा रहे हैं। तीसरा पोजीशन में नंबर 1 सबसे ज्यादा सीट लाएगी भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद लाएगी शिवसेना, हाँ शिंदे, और अजित पवार जी हमारे में तीसरे में रहेंगे, लेकिन अच्छे खासे वो भी 30 तक की सीट लेंगे। लेकिन इनका तो कहीं नाम लेवा नहीं है भैया, अजीत पवार जी को मैं 10 से 15 मान रहा हूं। चलिए आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो लेकिन हाँ जी जी, नहीं क्लियर मेजॉरिटी आएगी, माने आपके एनालिसिस भी सही हो सकता है, पर एक बात सत्य है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी से बनेगी, कोई रोक नहीं सकता, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल बहुत अच्छे से चलेगी, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी, अभी जो दोनों चुनाव में। और इसके बाद महायुति कांग्रेस समाप्त, जो कांग्रेस मुक्त की बात किए थे उस ओर बढ़ रही है देश।
बिल्कुल। महायुति की 160 से 175 सीट। हाँ, मैं भी तो 190 बोल रहा हूँ, ज्यादा कहाँ बोल रहा हूँ आपसे। हाँ, नहीं वही 15 सीट कहीं भी ज्यादा। हाँ, हाँ, हाँ। और वो 15 तो सीट आपके और मेरे में थोड़ा सा अजीत पवार वाले में है। बिल्कुल, बिल्कुल मैं वैसे नहीं एक अपना-अपना अनुमान है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मैं एक विश्लेषक के रूप में हूँ, तो मेरा अनुमान है, आपका अनुमान है। कभी-कभी आपका अनुमान भी सही हो जाता है, कभी-कभी मेरा भी अनुमान सही हो जाता है। होगा, निश्चित रूप हाँ, से। जी, मैं तो अपन एक अनुमान करते हैं, धरातल पे करते हैं, किसी का कभी अनुमान। इस बार तो हरियाणा चुनाव में सारे लोगों का अनुमान खराब निकला देश भर का, पर जी, जी। आप और हम सही थे। ठीक उसी तरह बिल्कुल, होगा, बिल्कुल, देखना। बिल्कुल। ठीक, देखिए, एक बात पर आप और हम सहमत हैं, दोनों सहमत हैं, कहीं कोई झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और क्लियर, यहाँ भी क्लियर। महायुति की बीजेपी की सरकार बनेगी, बिल्कुल, महाराष्ट्र में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पानिग्राही जी आपको धन्यवाद और सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।